फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। लाहौर, कसूर और मुल्तान, जलालपुर पीरवाला के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया। सैयद आसिम मुनीर का सैलाब के नुकसानात से बचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की समेत तमाम ज़रूरी इक़दामात करने पर जोर। मुतासरा अफराद को दरपेश चैलेंज से निपटने के लिए सिविल और फौजी इदारों की मरबूत कोशिशों को इंतहाई अहम करार दिया। सैयद आसिम मुनीर की सैलाब मुतासरीन को बहाली और आबादकारी के अमल में मुकम्मल ताआवुन की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल ने रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ फौजी जवानों, रेस्क्यू 1122 एहलकारों और पुलिस हुक्काम से भी मुलाकात की। उनके बुलंद हौसले को सराहा। मुतासरीन ने बरवक्त इमदाद फराहम करने पर पाक फौज का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी कौम आजमाइशों और सोबतों से नहीं घबराती। किसानों, मजदूरों, खवातीन और बच्चों ने गैर मामूली हिम्मत का मुजाहरा किया। वजीर आजम की सैलाब के दौरान इमदादी कार्रवाइयों पर रेस्क्यू इदारों की तारीफ। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ समेत खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की क़यादत की सताइश। कुदरती आफत से बेपनाह मसाइल और चैलेंजेस पैदा हुए। NDA में वजारत मौसमियाती तब्दीली और मुतालिका इदारों को हंगामी सूरत हाल में ताउन की हिदायत। सिंध में बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के बायस पैदा होने वाले मामलात से निमटने के लिए पाक फौज की तैयारियां मुकम्मल। सक्खर और गुद्दू बैराज पर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने की तैयारी। मुख्तलिफ जगहों पर सैलाब की रोकथाम के लिए बंद बनाने का सिलसिला जारी। दादू और जामशोरों में मुमकिन तुग़यानी की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। मेडिकल कैंप्स में मुतासरा अफराद का इलाज जारी। पाक बहरिया की पंजाब और सिंध में मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां। जलालपुर, मुल्तान में पाक बहरिया की इमरजेंसी रिस्पांस टीम तैनात। कश्मोर, घोटकी, सक्खर और शिकारपुर में टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। इमरजेंसी रिस्पांस टीमें, रेस्क्यू बोट्स, माहिर गोताखोर टीमों से लैस मजीद 478 अफराद को मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जा रही है। पंजाब में 25 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। 101 अफराद सैलाब में डूब कर जाम बहक हुए। सैलाब से 9 अफराद जख्मी हुए। 2 की हालत तशवीशनाक है। यह पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। DG PDM में इरफान अली काठिया की बहावलपुर में सैलाबी सूरत हाल पर मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और दीगर वज़रा का अलीपुर, मुल्तान का दौरा। ज़िला इंतजामिया की हेड पर्सनल के सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। अलीपुर और मुल्हिका इलाकों में सैलाब की सूरत हाल से आगाह किया। वज़रा को इमदादी सरगर्मियों और इंतजामात के बारे में बताया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सीनियर वजीर और दीगर वज़रा लटीमारी और सैदपुर के लिए रवाना। सदर आसिफ अली जरदारी की चेंगडो में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकजी कमेटी के सियासी ब्यूरो सेक्रेटरी के रुकन और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के वजीर ली शोली से मुलाकात। सियासी, इक्तिसादी और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। पाकिस्तान चीन दोस्ती आइंदा बरसों में फरोग पाएगी। सदर मुमलिकत की दूसरे गोल्डन पांडा फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का फैसला। नए हेडक्वार्टर्स का मास्टर प्लान तलब। इदारे को जदीद बुनियादों पर उस्तवार करके मुनज़्ज़म और इंतहाई फाल फोर्स बनाना चाहते हैं मोहसिन नकवी। शफाफ और फौरी इंसाफ की फराहमी तरजीह है। हमने हमेशा आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए काम किया। दुनिया डिजिटल दौर में दाखिल हो चुकी है। अदालती निज़ाम को बतदरीज डिजिटलाइज किया जा रहा है। दौरे जदीद के तकाज़ों को अपनाते हुए अपने आप को इसके मुताबिक ढालना होगा। मुजफ्फराबाद में सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर की गोल्डन जुबली पर जुडिशल कॉन्फ्रेंस से मुक़र्रीन का खिताब। खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत की करप्शन का एक और बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर। वर्ल्ड बैंक मंसूबे में 10 करोड़ 60 लाख रुपए का बड़ा फ्रॉड। जालसाजी के जदीद तरीकों और बैंक की मुमकिन मिली भगत के जरिए रकम निकाली गई।
रकूम 3 जुलाई 2025 को सरकारी अकाउंट से निकाली गई। चेक, अथॉरिटी लेटर और रेफरेंस नंबर जाली थे, जबकि बैंक ने तस्दीक किए बगैर इतनी बड़ी रकम जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में सिंध तास मुआहिदा और पाकिस्तान का आबी बहरान, चैलेंजेस और लाहे अमल के मौजू पर आला सतह इजलास। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के इलाकाई अमन और इस्तेहकाम पर संगीन नताइज निकल सकते हैं। बैनुल अक़वामी सालिसी अदालत ने जून और अगस्त 2025 के फैसलों में सिंध तास मुआहिदे की मुसलसल हैसियत को तस्लीम किया। किसी फरीक को ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो सिंध तास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल या तर्क करे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद, अक़वाम मुत्तहिदा का निज़ाम, वर्ल्ड बैंक और सिविल सोसाइटी सब पर लाजिम है कि वह मुआहिदे के नफाज को मजबूत बनाने, मकालमे को फ़रोग़ देने और ताउन पर मबनी हल तलाश करने में अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून और दीगर मुक़र्ररीन का खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के हक में 142 वोट जबकि मुखालफत में 10 वोट डाले गए। अमरीका और इसराइल समेत 12 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान ने करारदाद के हक में वोट दिया। पाकिस्तान का मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में फौरी और गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद। गजा पर इस्राइली फौज की वहशियाना बमबारी, रहायशी इमारतों और पनाहगज़ीन कैंपों पर हमले, एक ही खानदान के 14 अफराद समेत 65 शहीद, 300 से ज़ायद ज़ख्मी। मुसलसल बमबारी के बायस गजा शहर से दोबारा बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी इनखला पर मजबूर। ग़िज़ाई क़िल्लत और पनाह की अदम दस्तियाबी ने बहरान को मज़ीद संगीन बना दिया। अक़वाम मुत्तहिदा कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इशाइये पर 2 घंटे तवील मुलाकात हुई। दोहा पर इस्राइली हमलों समेत खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों मुल्कों के सिक्योरिटी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल। कतर के वज़ीर आज़म की अमरीकी नायब सदर जेडी वेनस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी मुलाकात। फाइनेंशियल टाइम्स ने मोदी नवाज शेख हसीना के आमिराना दौर से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। शेख हसीना की बदनुवानी का पर्दाफाश। साबिक हुकूमत के करीबी अफराद ने बांग्लादेशी फौजी इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद से बैंकों पर कंट्रोल हासिल किया। शेख हसीना, शेख रेहाना और ख़ानदान ने बड़े मनसूबों से रकूम खुर्द-बुर्द की। 234 अरब डॉलर मुख्तलिफ तरीक़ों से बाहर मुंतकिल किए गए। बंगाली तलबा तहरीक नौकरियों के कोटे में करप्शन और आमिराना रवैया की वजह से उरूज पर पहुंची। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। मोदी सरकार की हठधर्मी और अमरीकी टैरिफ से भारतीय अहम सनतें मफलूज। 50% टैरिफ ने भारत की कालीन सनत को तबाह कर डाला। कालीन के कारोबार से मुंसलिक अफराद बदतरीन हालात की वजह से शदीद परेशानी का शिकार। सख्त अमरीकी टैरिफ ने सनत को तकरीबन बंद होने पर मजबूर कर दिया। तुर्की और पाकिस्तान कम टैक्स की वजह से अमरीकी मंडी में भारतीय कालीन की जगह ले रहे हैं भारतीय सनतकार। T20 एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। ओमान को 93 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 160 रन बनाए। मोहम्मद हारिस के 66 रन। ओमान की टीम 16.4 ओवर्स में 67 रन बनाकर आउट। साम अयूब, सुफियान मुकीम और फहीम अशरफ की 2-2 विकेटें। एशिया कप के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। एशिया कप T20 टूर्नामेंट आज भी एक मैच खेला जाएगा। इवेंट के 5वें मैच में श्रीलंका और बांग्लादेश अबुधाबी में मद्दे मुकाबल होंगे। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा।
इंग्लैंड ने टी20 क्रिकेट में नई तारीख रकम कर दी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 2 विकेटों पर 304 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। ओपनर फिल सॉल्ट और जोस बटलर ने जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स का भरकस निकाल दिया। फिल सॉल्ट की इंग्लैंड की जानिब से तेज तरीन टी20 सेंचुरी, 60 गेंदों पर 141 रन बनाए। बटलर के 30 गेंदों पर 83 रन। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 158 रन बना सकी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। और वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप सीजन की 11वीं रेस रैली ऑफ चिली, फ्रांसीसी रैली ड्राइवर एड्रियान फोमोक्स हाँ वही कोई गरम में सब निशान बना सक छेक तो लो काट मुजफ्फराबाद में जुडिशल कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू और कश्मीर गोल्डन जुबली की तकरीब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है।
سابق چیف جسٹس آزاد جموں و کشمیر محمد اعظم خان اور دیگر معززین اور اہم شخصیات نے بھی اس گولڈن جوبلی کی تقریب سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ کا نظام پرانا ہے، نظام میں جدت وقت کی ضرورت ہے۔ سائلین کو بروقت انصاف اور مدد فراہم کرنے کے حوالے سے عدلیہ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس محمد علی مظہر نے بھی اس تقریب سے خطاب کیا اور ان کا کہنا تھا کہ سائلین کو بروقت انصاف کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قصور اور جلال پور پیروالا میں سیلاب ریلیف کیمپ کا دورہ کیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک لیں گے بریک، واپس آئیں گے، اس کے بعد آپ تفصیل ملاحظہ کر سکیں گے۔ درست ہر وقت بر وقت وزیر اعظم شہباز شریف کا ویژن ہر شعبے میں ڈیجیٹلائزیشن، اسی ویژن کے تحت ایف بی آر لا رہا ہے ڈیجیٹل انقلاب۔ اب پورا ہوگا مضبوط اور دستاویزی معیشت کا خواب، بڑھے گا اعتماد، بڑھے گا کاروبار، اب نہ ہوں گی غیر مصدقہ رسیدیں، نہ سپلائی چین میں ہیر پھیر، ہوگا شفاف کاروبار اور گوشوارے جمع کرانا اب نہایت آسان۔ اس سے پہلے تھا انوائسز کا روایتی طریقہ کار، تھا شفافیت کا محدود دائرہ کار، مگر اب ہے ڈیجیٹل انوائسنگ سسٹم کا نیا دور۔ سیلز ٹیکس رجسٹرڈ کاروباری افراد کے لیے خوشخبری، ہر انوائس خودکار، شفاف، محفوظ اور دستاویزی رسائی کی حامل۔ اپنے انوائسنگ سسٹم کو پرال کے ساتھ منسلک کریں یا لائسنس یافتہ انوائسنگ سسٹم سے انٹیگریٹ کریں۔ ڈیجیٹل انوائسنگ سے منسلک ہونے کے آسان اقدامات۔ اب آپ کے سسٹم سے بننے والی ہر انوائس فوراً ڈیجیٹل ہو جائے گی، منفرد نمبر اور کیو آر کوڈ بھی بنائے گی۔ صرف ایک کلک پر ملے انوائسز، تاریخ اور مالیت کی تفصیل، ٹیکس فائلنگ کی بعد سہولت تکمیل۔ ڈیجیٹل انوائسنگ، قوم کی سہولت، ملک کی دولت۔ مزید معلومات کے لیے ایف بی آر کی ویب سائٹ www.fbr.gov.pk یا ہیلپ لائن نمبر 051-111-772-772 پر رابطہ کریں۔ حکومت پاکستان۔ درست ہر وقت بر وقت۔ ویلکم بیک ناظرین۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قصور اور جلال پور پیروالا میں سیلاب ریلیف کیمپ کا دورہ کیا اور متاثرین کو آبادکاری اور بحالی میں تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ دورے کا مقصد موجودہ سیلابی صورتحال اور جاری امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لینا تھا۔ انہیں سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ سیلاب کے نقصانات سے عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے انفراسٹرکچر کی ترقی سمیت تمام ضروری اقدامات فوری طور پر کیے جانے چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سیلاب سے متاثرہ افراد کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سول اور فوجی اداروں کی مربوط کوششیں انتہائی اہم ہیں۔ سید عاصم منیر نے سیلاب متاثرین سے گفتگو میں ان کی بحالی اور آبادکاری کے عمل میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ متاثرین نے بروقت امداد فراہم کرنے پر پاک فوج کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل نے ریلیف آپریشن میں مصروف فوجی جوانوں، ریسکیو 1122 اہلکاروں اور پولیس حکام سے بھی ملاقات کی، ان کے بلند حوصلے کو سراہا۔ سید عاصم منیر نے لاہور، قصور اور ملتان، جلال پور پیروالا کے ساتھ ساتھ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ بھی لیا۔ سیلاب زدہ علاقوں میں پہنچنے پر فیلڈ مارشل کا استقبال لاہور اور ملتان کے کور کمانڈرز نے کیا۔ پی ڈی ایم پنجاب کے مطابق دریائے راوی، ستلج اور چناب میں شدید سیلابی صورتحال کے باعث 45,700 سے زائد موضاجات متاثر ہوئے۔ ریلیف کمشنر نے بتایا کہ چناب میں سیلاب سے 2,335، ستلج 672 اور راوی میں سیلاب کے باعث 1,482 موضاجات متاثر ہوئے۔ دریاؤں میں سیلابی صورتحال کے باعث مجموعی طور پر 44,98,000 لوگ متاثر ہوئے، جبکہ 24,51,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ متاثرہ اضلاع میں 396 ریلیف کیمپس اور 490 میڈیکل کیمپس، جبکہ مویشیوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 405 ویٹنری کیمپس قائم کیے گئے۔ حالیہ سیلاب میں مختلف حادثات میں 97 شہری جاں بحق ہوئے۔ ریلیف کمشنر کا کہنا ہے کہ منگلا ڈیم 93%، جبکہ تربیلا ڈیم 100% تک بھر چکا ہے۔ دریائے ستلج پر موجود انڈین بھاکڑا ڈیم 88% اور پونگ ڈیم 94%، جبکہ تھین ڈیم 89% بھر چکا ہے۔
پاک بحریہ کی پنجاب اور سندھ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ سیلاب کی سنگین صورتحال کے پیش نظر جلال پور ملتان میں بھی پاک بحریہ کی ایمرجنسی رسپانس ٹیم تعینات کر دی گئی ہے۔ کشمور، گھوٹکی، سکھر اور شکارپور میں پہلے سے موجود ٹیمیں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں ہوور کرافٹ، ریسکیو بوٹس اور ماہر غوطہ خور ٹیموں سے لیس ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 478 سیلاب زدہ افراد کو مختلف متاثرہ علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ پاک بحریہ کی جانب سے اب تک ریسکیو کیے گئے افراد کی مجموعی تعداد 6860 ہو گئی ہے۔ متاثرہ آبادی کو مفت طبی سہولیات اور ضروری ادویات کی فراہمی بھی جاری ہے۔ پاک بحریہ متاثرین کی مکمل بحالی تک ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سندھ میں طوفانی بارشوں اور ممکنہ درمیانے درجے کے سیلاب سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی تیاریاں مکمل ہیں۔ دادو، جامشورو، سکھر اور گڈو بیراج سمیت مختلف علاقوں میں حفاظتی بند بنائے جا رہے ہیں، جبکہ فوج اور سول انتظامیہ نے مشترکہ طور پر صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کے میڈیکل کیمپس میں مفت علاج جاری ہے اور ممکنہ سیلاب کے دوران بھی یہ سہولت برقرار رکھی جائے گی۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا کہتے ہیں کہ پنجاب کی تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب میں اب تک 25 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ بہاولپور میں سیلابی صورتحال پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیلاب میں 101 افراد جاں بحق اور 9 زخمی ہوئے ہیں، جن میں 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ پاک فوج اور انتظامیہ متاثرین کو ہر ممکن امداد فراہم کر رہی ہے اور ریلیف کا کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے علی پور کا دورہ کیا۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق اور وزیر تعلیم رانا سکندر حیات سینئر صوبائی وزیر کے ہمراہ ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور صوبائی وزراء نے رات گئے لاتی ماڑی اور سیدپور کا ہنگامی دورہ کیا۔ انہوں نے سیلاب متاثرین کے لیے ریسکیو آپریشن کا مشاہدہ کیا اور متاثرین سے ملاقات کی۔ صوبائی وزراء نے سیلاب متاثرین میں ٹینٹ اور کھانا تقسیم کیا۔ علی پور کے دور دراز علاقوں سے محفوظ انخلاء کے لیے بیڑے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور دیگر صوبائی وزراء کو پنجنت پر علی پور اور ملحقہ علاقوں میں سیلاب کی صورتحال کے بارے میں بریف کیا گیا۔ وزراء کو امدادی سرگرمیوں اور انتظامات کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ ملتان کی تحصیل شجاع آباد کے موزہ دھندوالی سمیت سیلابی پانی میں گرنے والے 7 موزجات کے شہریوں کو محفوظ مقام تک پہنچانے کا آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے خواجہ محمد کلیم وہاں موجود ہیں ریسکیو ٹیموں کے ساتھ، جنہوں نے متاثرہ علاقے سے آخری شہری کو بھی محفوظ مقام پر منتقل کیا ہے۔ ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ خواجہ کلیم، کیا تفصیلات ہیں اس ریسکیو آپریشن کی؟ جی، میں اس وقت موجود ہوں شجاع آباد کے ایک مضافاتی علاقے میں موزہ دھندوالی کے قریب۔ جب سے یہاں پہ سیلاب آیا ہے، ریسکیو کی ٹیمیں یہاں پہ موجود ہیں اور وہ مختلف بستیوں سے یہاں کے لوگوں کو ایویکویٹ کر رہی ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ادھر ایک بریچ ہو گیا بند، جس کا پانی جو ہے نا 7 علاقے میں پھیل گیا ہے اور لوگ وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے فوراً جو ہے یہاں پر اپنی ایکسیس کی ہے اور ہماری یہاں پر 3 ٹیمیں کام کر رہی ہیں اور ہم تمام لوگوں کو یہاں سے نکال کر محفوظ مقامات پر ہم نے انہیں منتقل کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری ہیں غلام مرتضیٰ، جن کو ریسکیو کی ٹیم نے اس وقت یہاں سے ریسکیو کیا ہے۔ انہوں دی مہربانی یہ آئین انہوں نے ساری فیملی کو ریسکیو کیتے۔ میں لاسٹ بچتا جب میں سارے کو بھیج کے ہوں میں واپس ویندا پیا، میں انہوں دا ممنون ہاں، انہوں نے بڑا اچھا ورک کیتے۔ غلام مرتضیٰ صاحب یہاں کے مقامی ہیں، شجاع آباد کے رہنے والے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ریسکیو والوں نے جیسے ہی پانی آیا فوری طور پہ یہاں پہ پہنچے اور انہوں نے یہاں کی تمام بستیوں میں سے لوگوں کو محفوظ مقام تک پہنچا دیا ہے۔ شکریہ خواجہ کلیم، اس ریسکیو آپریشن کی تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مزید خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے سندھ کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ سندھ کے بیراجوں میں سیلابی صورتحال برقرار ہے اور مسلسل پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کشمور سے ٹھٹھا کیٹی بندر تک کچے کا تقریباً تمام علاقہ زیر آب ہے۔ گڈو بیراج میں 6 گھنٹوں میں 25,000 کیوسک پانی میں اضافے کے ساتھ اونچے درجے کا سیلاب ڈکلیئر کیا گیا، جہاں پانی کی آمد 5,44,658 کیوسک اور اخراج 5,14,051 کیوسک۔ سکھر بیراج کے مقام پر پانی کی آمد 4,70,580 کیوسک ہے، جبکہ کوٹری بیراج کے مقام پر پانی کی آمد 2,62,000 کیوسک ہے۔ دریائے سندھ کے دونوں اطراف بندوں اور پشتوں کی مضبوطی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے میڈیکل موبائل یونٹس، کیمپس، 1122 سروس، اضافی کشتیاں اور 1 لاکھ سے زائد خیموں کا انتظام کیا گیا ہے۔
आइंदा 24 घंटों में तीनों बैराजों में पानी पड़ने के इम्कानात हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुलाती ने टेलीफोनिक राबता किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दोहा पर इसराइली गैर कानूनी हमलों की शदीद मज़म्मत की। इस मौके पर दो तरफ़ा उमूर समेत ओआईसी वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास की तैयारियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। ओआईसी वज़राए ख़ारजा इजलास 14 सितंबर को दोहा में होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने चेंगडो में मेंबर पॉलिटिकल ब्यूरो और वजीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ली शोले से मुलाकात की। मुलाकात में सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। ली शोली ने सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी को चीन में खुशामदीद कहा और सदर शी जिनपिंग की नेक तमन्नाओं से आगाह किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने सूबा सिचुआन में मेहमान नवाजी पर शुक्रिया भी अदा किया और दूसरे गोल्डन पांडा फोरम के इनेकाद पर का मुबारकबाद भी दी। ली शोली ने सदर आसिफ अली जरदारी के फरवरी के दौरे चीन और हाल ही में चाइना डेली में शाया होने वाले मजमून की तारीफ की। ली शोली ने कहा कि आप और सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान चीन ताल्लुकात में क़यादत फराहम की। दोनों ममालिक हमेशा आयरन ब्रदर्स रहेंगे। पाकिस्तान चीन दोस्ती आइंदा बरसों में मजीद फरोग पाएगी। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया को बारूद की बू से ज्यादा किताबों की खुशबू की जरूरत है। गवर्नर सिंध कमरान खान टिसोरी से चीन की मारूफ तामीराती कंपनी चाइना इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कंसल्टिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन गु होशेंग ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताउन, सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मौके पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन CICC ने कहा कि कंपनी चेयरमैन चीन में हज़ारों किलोमीटर रेलवे ट्रैक, हाईवेज और रहायशी मंसूबे मुकम्मल कर चुकी है और अब पाकिस्तान में भी जदीद टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन के जरिए तरक्याती मंसूबों में दिलचस्पी रखती है। गवर्नर सिंध ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए SIFC का क़याम अमल में लाया गया है। उन्होंने कहा कि सूबा सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर और सरमायाकारी के बेशुमार मौक़े मौजूद हैं जहाँ गैर मुल्की कंपनियाँ शराकत दारी कर सकती हैं। गवर्नर सिंध ने बताया कि गवर्नर हाउस में एक खुसूसी सेल कायम किया गया है जो 24 घंटे कारोबारी बरादरी और आवाम की रहनुमाई के लिए दस्तयाब है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर में इजलास हुआ। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का फैसला किया गया। नए हेडक्वार्टर्स का मास्टर प्लान तलब कर लिया गया। इदारे को जदीद बुनियादों पर इस्तवार करके एक मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़ाल फोर्स बनाना चाहते हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। वज़ीर दफ़ा ख़ाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि कौमों की ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जो तारीख़ का हिस्सा बन जाते हैं। शुहदा हमारी असल शान है और हमें अपनी मिट्टी से गैर मशरूत मोहब्बत करनी चाहिए। GC वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट में यौम दिफा पाकिस्तान की मुनासबत से मुनक़दा सेमिनार से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी अफवाज की बहादुरी को सराहा और कहा कि जंगों में अल्लाह की मदद और आवाम के जज्बा हुब्बुल वतनी से फतूहात हासिल की। उन्होंने तालिबात को जज्बा हुब्बुल वतनी अपनाने की नसीहत की। तकरीब में वाइस चांसलर डॉक्टर शाज़किया बशीर ने दिफाई वतन के लिए मुहक्किकीन और साइंसदानों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया और सेमिनार के दौरान तालिबात ने मिली नग़मे पेश किए। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करना पानी को हथियार बनाने के मुतरादिफ है जो बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन और मुस्लिम अमरीकन लीडरशिप अलायंस माला के इश्तराक से सिंध तास मुआहिदा और पाकिस्तान का आबी बहरान चैलेंजेस और लाहेमल के नाम से होने वाले इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार अहमद ने कहा कि पानी को सियासी दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल करना लोगों को उनके बुनियादी इंसानी हक से महरूम करने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि सिंध तास मुआहिदा अब भी कानूनी तौर पर कायम है और किसी भी फरीक को ये इख्तियार हासिल नहीं कि उसे यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर सके। इजलास में दीगर मुकर्रीन ने भी भारत की जानिब से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी को गैर कानूनी करार दिया और पाकिस्तान की तकनीकी सलाहियत को मज़ीद बढ़ाने पर जोर दिया। इजलास के अख्ताम पर पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने कहा कि सिंध तास मुआहिदा पाकिस्तान की ज़िंदगी की लकीर और इंसानियत का मुश्तरका वर्सा है। उन्होंने जोर दिया कि इस मुआहदे को बचाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक और सिविल सोसाइटी को मुश्तरका तौर पर किरदार अदा करना होगा।
बकिया खबरें इस ब्रेक के बाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विजन हर शोबे में डिजिटलाइजेशन। इसी विजन के तहत FBR ला रहा है डिजिटल इनकलाब। अब पूरा होगा मजबूत और दस्तावेजी मईशत का ख्वाब। बढ़ेगा एतमाद, बढ़ेगा कारोबार। अब न होंगी गैर मुसद्दिक रसीदें, न सप्लाई चेन में हेर फेर। होगा शफाफ कारोबार और गोशवारे जमा कराना अब निहायत आसान। इससे पहले था इनवॉइसेस का रिवायती तरीकाकार, था शफाफियत का महदूद दायरा कार, मगर अब है डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम का नया दौर। सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के लिए खुशखबरी। हर इनवॉइस खुदकार, शफाफ, महफूज और दस्तावेजी रसाई की हामिल। अपने इनवॉइसिंग सिस्टम को पराल के साथ मुंसलिक करें या लाइसेंस याफ्ता इनवॉइसिंग सिस्टम से इंटीग्रेट करें। डिजिटल इनवॉइसिंग से मुंसलिक होने के आसान इकदाम। अब आपके सिस्टम से बनने वाली हर इनवॉइस फौरन डिजिटल हो जाएगी, मुनफरद नंबर और QR कोड भी बनाएगी। सिर्फ एक क्लिक पर मिले इनवॉइसेस, तारीख और मालियत की तफसील। टैक्स फाइलिंग की बाद सहूलत तकमील। डिजिटल इनवॉइसिंग, कौम की सहूलत, मुल्क की दौलत। मजीद मालूमात के लिए FBR की वेबसाइट www.fbr.gov.pk या हेल्पलाइन नंबर 051-111-772-772 पर राब्ता करें। हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक। मजीद खबरों में आपको बताएंगे कि लंदन में 9 से 12 सितंबर तक मुनक़िद होने वाली डिफेंस एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट इंटरनेशनल 2025 में पाकिस्तान पवेलियन ने ज़बरदस्त पजीराई हासिल की है। पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्रीज, टेक्सला, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन ने अपनी मकामी तैयार करदा दिफाई मसनूआत पेश की। कई बैनुल-अक़वामी फर्मों ने पाकिस्तान की काबिल एतमाद दिफाई टेक्नोलॉजीज़ खरीदने में दिलचस्पी का इज़हार किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने वफूद से बातचीत की और कहा कि ऑपरेशन बुनियानुम मसूर्स में पाकिस्तान की फौजी महारत की दुनिया ने पसीराई की, जो पाकिस्तान की दिफाई खुद कफालत का सबूत है। इस नुमाइश में पाकिस्तान की भरपूर शिरकत उसकी पेशावराना सलाहियत और खुद इन्हिसारी की मिसाल है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने कहा कि हमें अपनी मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत पर फ़ख्र है। फाइनेंशियल टाइम्स ने दस्तावेजी फिल्म बांग्लादेश के साबिक हुक्मरान शेख हसीना वाजिद के आमराना 15 साला दौर के बारे में एक दस्तावेजी फिल्म जारी करके लगभग 254 अरब डॉलर्स के बदउनवानी और करप्शन का पर्दाफाश कर दिया है। ये दस्तावेजी फिल्म मोदी की हिमायत याफ्ता शेख हसीना के आमरीत के नकबूश और लूट मार को आलमी सतह पर सामने लाती है। The regime of Sheikh Hasina was not a democratic regime. All power concentrated in one person. State-sponsored highway robbery. You get anything you want. It's a free-for-all. The scale of corruption in Bangladesh is beyond anything I've ever seen in any country in the world. When you are doing mega corruption, you can't hide it and you don't care. A lot of money allegedly stolen from Bangladesh has arrived in Britain, mostly invested in real estate. Knowing that money has been stolen is one thing, but getting it back is something else. This is one of the largest and most complicated asset recoveries in history. Hasina was also becoming an increasingly tyrannical leader, jailing opponents en masse. Members of Sheikh Hasina and Sheikh Rahana's families, including Tulip Siddiq, have been accused in corruption probes by Bangladeshi authorities of embezzling funds from infrastructure projects. A source sent me a dossier of property filings and registrations. One of these filings stood out. It was an apartment in a block of flats in London's trendy King's Cross that Siddiq had come to acquire in the early 2000s when she couldn't have been more than 22 years old. The FT's investigation into Tulip Siddiq was one part of a much bigger jigsaw that explored hundreds of properties tied to the former Bangladeshi regime. Extraordinary that he managed to buy 300 properties at the least in the UK. This is a cabinet minister in one of the poorest countries in the world, where you're not allowed to take out more than $12,000 out of the country. Saifuzman Chowdhury hasn't responded to any questions put to him by the Financial Times. I had to resign from Islami Bank Bangladesh Limited under pressure. They simply removed the board on gunpoint and produce their own board, take over. Then issue loans to their cronies. Loans, quote unquote.
everybody knew that you don't have to pay it back. A bank like Islami Bank, it really escalated after the takeover. In theory, no family could have more than 10% of a bank, but in reality, a number of these groups controlled not just one bank, but multiple banks, and used their control of the banks to effectively award themselves loans. These fraudulent loans were being approved often to fictitious companies or even individuals who had no collateral or means to pay back these loans. Once the loan has been issued and everyone's taken their cut and it's never being paid back to the bank, that's where the Hundi network comes in, money from Bangladesh to the UK, and it can happen at a really big scale. And one estimate they looted $234 billion in both from the banking sector and business sector in different ways. This is probably the biggest money plundering from any country in the world. Corruption was very public and in your face, but no one cared because no one had the power to do anything about it. And most people were so atomized and fearful that if they spoke out, they would disappear. There were these massive processes of disappearing people, putting them into dungeons, mysterious killings, mysterious disappearances, that even though everyone knew what was going on, they kept quiet. उसवाए कामला कॉन्फ्रेंस में हाजिर हैं और अभी अपने वो टॉपिक में आऊंगा, लेकिन सिर्फ इस बात पे कि सलाम करना सुन्नत है और सलाम का जवाब देना फर्ज है। मैंने आप सब हजरात की खिदमत में सलाम पेश किया, किस किस ने जवाब दिया, फर्ज किस किस ने निभाया। मेरी बहनों ने, मेरी बेटियों ने ज़्यादा हाथ मुझे अपनी भाभी, मुझे अपनी बेटी नज़र आ रही हैं, भाभी नज़र आ रही हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि there is a difference between ko and ki. We say we trust on God, but actually we don't have trust on God. Trust तभी होता है, मानना अल्लाह सुब्हाना ताला को तब जाता है कि जब अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के ऑर्डर्स माने जाएं। हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। देयर इज ए डिफरेंस। और जब ये आ जाएगा हमारी जिंदगियों में, हम लेक्चर देते रहें, गुफ्तगू करते रहें, खुतबात देते रहें, हम खानकाही निज़ाम, दर्सगाहें, जहाँ जहाँ चले जाएं, जब तक हम अपने आप पे हम ये लागू नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये टिकल डाउन हमारे बच्चों में, हमारे माशरों में, हमारे नौजवान नस्ल में ये बात नहीं जाएगी। मैं एक दफ़ा फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ, तो उम्मीद है कि अब तो आप जवाब सब लोग ही देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज की इस खूबसूरत नशिस्त के लिए दिल की अथाह गहराइयों से अपने बुजुर्ग सैयद नज़ीर शाह साहब का तो मशकूर हुई हूँ, लेकिन मैं अपने भाई सैयद मुख्तार अहमद शाह जिलानी का और जनरल तारिक नदीम साहब गिलानी का मैं बड़ा मशकूर हूँ कि, और मेरे लिए बाइस सआदत है कि इस उसवाए कामला कॉन्फ्रेंस और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रिसर्च इंस्टीट्यूट सर्जरी के इफ्तिताह में आप सबके साथ शरीक हूँ। मैं कॉटेज ट्रस्ट का भी, इनके तमाम रफ़का, असातिज़ा, मुतल्लिकीन, मुतवस्सिलीन जो भी इस अदारे से हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस बाबरकत मौजू पर बात करने के लिए और इस इफ्तिताह के मौके पर मुझे मदऊ किया। अल्लाह ताला
सूरत अहज़ाब में फरमाता है, और पहले भी ये आयत मुबीना पढ़ी गई, कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को लोगों के लिए नमूना बना के भेजा। और फिर आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपका इरशाद गिरामी है कि अल्लाह पे ईमान लाने के बाद, अल्लाह सुब्हाना ताला पे ईमान लाने के बाद सबसे अच्छा जो अमल है वो हुस्न इखलाक है। नमाज पढ़ना नहीं है, रोजा नहीं है, हज करना नहीं है, ज़कात देना नहीं है, आपका हुस्न इखलाक। अब हम देख लें कि हम कहाँ जाते जा रहे हैं। हमारी जो इस्लामी इक़दार, हमारा जो हमें बुजुर्गों ने चीजें बताई हुई, वो कितनी हम कहाँ से कहाँ ले गए। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी सी चीजें हमारी रोजमर्रा के मामलात में हैं, रोजमर्रा के मामलात में। यही सलाम करना, इसका जवाब देना, इसका सलाम के करने के बड़े वाजिबात हैं, इसके तरीके हैं, असूल हैं कि छोटा बड़े को करे, सवारी वाला पैदल चलने वाले को करे, पैदल चलने वाला बैठे को करे। आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो लोग बातें करते हुए जा रहे हैं, दो लोग बातें करते हुए जा रहे हैं, रास्ते में खंबा आ गया, दरख्त आ गया, एक दाएं से एक बाएं से आधे सेकंड का फर्क है, वो फिर मिल रहे हैं। तो आका जी ने फरमाया वो फिर सलाम करें, वो कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, वो कहे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब सलाम करने के आदाब हैं। हमें कोई बुजुर्ग मस्जिद में आता जाता, कोई हम बैठे हो, हमें सलाम करता, दो चार दफा सलाम कर लें, या गुजरते हुए हमारे कोई बुजुर्ग बाबा जी सलाम कर लें, तो हम मशकूक हो जाते हैं कि बाबा जी उनको मेरे ना काम पै गया, सुबह तो सलाम ही की जा रहे हैं। अब ये वो छोटी छोटी अहकामात इलाही पर सिद्क़ दिल से अमल करने से ही कामयाबी हासिल होती है। नबी करीम की ज़िंदगी हमारे लिए उसवा कामिल है। हमें से बेहतर वो है जो अपने अखलाक को बेहतरीन करे। वफाकी वज़ीर तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत इमरान अहमद शाह तकरीब से ख़िताब कर रहे थे, जो आपने मुलाहिज़ा किया। मज़ीद ख़बरों के जाने बढ़ते हुए यहाँ आपको बताएंगे कि मोदी सरकार की नाक़िस पॉलिसियों के बायस भारतीय बरामदी सनत की तबाही जारी है और इन गैर संजीदा इक़दामात ने भारत को माशी बहरान की तरफ धकेल दिया है। मोदी सरकार की हठधर्मी और अमरीकी टैरिफ से भारतीय अहम सनतें मफलूज होकर रह गई हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक अमरीका की जानिब से 50% टैरिफ ने भारत की कालीन सनत को मफलूज कर दिया है। भदोई के कालीन बरामद कुनंदगान का कारोबार रुक गया है और एक माह में कोई कार्गो अमरीका नहीं ले जाया गया। अल जज़ीरा ने मज़ीद बताया कि भारत में कालीन के कारोबार से मुंसलिक अफराद बदतरीन हालात की वजह से शदीद परेशानी का शिकार हैं। भारत में कालीन की सनत से मुंसलिक अफराद ने अल जज़ीरा को बताया कि यह हमारे 50 साल करियर का सबसे मुश्किल तरीन वक्त है। अगर सूरत हाल बेहतर ना हुई तो सनत ज़वाल पजीर हो जाएगी। भारतीय सनतकार का कहना था कि हमारा कारोबार मुकम्मल तौर पर अमरीका पर मुनहसर है और कोई दूसरा बाजार नहीं है। कालीन सनत मुकम्मल तौर पर बरामदात पर मुनहसर है। घरेलू मार्केट बिल्कुल महदूद है। मुज़ाकरात से हल की उम्मीद थी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अमरीकी टैरिफ ने सनत को तकरीबन बंद होने पर मजबूर कर दिया है। मुलाजमीन के काम का दौरानिया महदूद कर दिया गया है। अगर सूरत हाल ऐसी रही तो उनको फारिग करना पड़ सकता है। तुर्की और पाकिस्तान कम टैक्स की वजह से अमरीकी मंडियों में भारतीय कालीन की जगह ले रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर दी गई है।
قرارداد کے حق میں 142 جبکہ مخالفت میں 10 ووٹ ڈالے گئے۔ امریکہ سمیت 12 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ پاکستان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ نیو یارک میں فلسطین کے مسئلے کے پرامن اور 2 ریاستی حل کے نفاذ سے متعلق پاکستان نے اپنے دیرینہ اور اصولی پوزیشن کو برقرار رکھتے ہوئے اعلیٰ سطح بین الاقوامی کانفرنس میں پیش کیے گئے نیو یارک اعلامیہ کی توثیق کی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ سٹی میں رہائشی عمارتوں اور پناہ گزین کیمپوں پر حملوں کے دوران 65 فلسطینی شہید اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے میں غزہ کے شاتی کیمپ میں قائم اقوام متحدہ کے ایک اسکول کو نشانہ بنایا گیا۔ اسکول میں بے گھر فلسطینی موجود تھے۔ غزہ سٹی میں اسرائیلی بمباری سے کثیر المنزلہ عمارت بھی تباہ ہو گئے۔ بمباری سے غزہ سٹی میں رہائشی عمارتوں اور بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کی نیو یارک میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی۔ قطر کے سفارتی ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان عشائیہ پر 2 گھنٹے طویل انتہائی خوشگوار ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دوحہ پر حالیہ اسرائیلی حملوں سمیت خطے کی تازہ صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ دونوں ملکوں کے سیکورٹی تعلقات اور ان کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات میں امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف بھی شریک ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ کیا اور طلبہ اور اساتذہ سے خصوصی نشست کی۔ اس موقع پر اساتذہ نے کہا کہ ایسے معلوماتی سیشنز وقت کی اہم ضرورت ہے اور ان میں تسلسل برقرار رہنا چاہیے۔ وطن عزیز میں استحکام صرف پاک فوج کی نہیں بلکہ تمام اداروں کی ذمہ داری ہے۔ یونیورسٹی کے طلبہ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تمام اداروں کو یکجاں ہو کر کام کرنا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر بغیر تحقیق معلومات کو پوسٹ کرنا غیر ذمہ دارانہ روش ہے۔ جنگ ستمبر 1965 کے 13ویں روز بھارتی حکومت نے صحافیوں کو جنگی علاقوں میں جانے اور شفاف رپورٹنگ سے روک دیا۔ پاکستانی فوج نے بھارتی فوج کی پیش قدمی کو روکتے ہوئے باور ریلوے اسٹیشن پر قبضہ کر لیا۔ بھارت کو لڑائی کے پہلے 8 دنوں میں تقریباً اپنی آدھی فوجی طاقت کا نقصان اٹھانا پڑا، جس میں 209 ٹینک اور 140 جنگی طیارے شامل تھے۔ پاکستانی فوج نے کھیمکرن کی طرف پیش قدمی کی متعدد بھارتی کوششوں کو ناکام بنا دیا تھا۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل کی زیر صدارت میر چاکر یونیورسٹی سبی کا سینٹ اجلاس منعقد ہوا۔ رند سبی یونیورسٹی سمیت تمام پبلک سیکٹرز یونیورسٹیوں کی کارکردگی کو بہتر اور مؤثر بنانے کے لیے رجسٹرار، ٹریجرر اور دیگر ایڈمنسٹریٹو آفیسرز کی پیشہ ورانہ ٹریننگ کو لازمی قرار دیا گیا۔ گورنر بلوچستان نے کہا کہ معیار، جدت اور مسابقت کو برقرار رکھنے کے لیے یونیورسٹی کی سطح پر برین ڈرین سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اور وفاقی وزیر مملکت ملک رشید احمد خان سے قصور کھڈیاں خاص کے علماء کرام کے وفد نے کھائی ڈیرہ میں ملاقات کی۔ ملاقات میں مختلف مکاتب فکر کے جید علماء کرام شامل تھے، جنہوں نے عوامی مسائل اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ پر بات چیت کی۔ اسپیکر نے علماء کرام کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ مساجد کے گرد و نواح کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے لائحہ عمل بنانے پر زور دیا جائے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ ہم اپنے قصبے کے لیے ایک یونیورسٹی لے کے آئے ہیں۔ نوجوان مصنف شاہ جمال ہاشمی کی تصنیف رومی اور ٹیگور کی نئے نوازی کی تقریب رونمائی اکادمی ادبیات پاکستان میں بزم تسلیم ادب کے اشتراک سے منعقد ہوئی۔ تقریب کی صدارت معروف شاعر، دانشور اور ادیب افتخار عارف نے کی، جبکہ مہمان خصوصی اکادمی ادبیات پاکستان کی چیئرپرسن نجیبہ عارف تھیں۔ افتخار احمد نے کتاب کو رومی اور ٹیگور کے فکری رشتوں اور توحیدی فکر کا خوبصورت اظہار قرار دیا، جبکہ نجیبہ عارف نے اسے روحانی گہرائی رکھنے والی اور فکری ارتقاء کی دعوت دینے والی تصنیف کہا۔ دیگر مقررین نے کتاب کو اردو ادب کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا قرار دیا۔ تقریب کے آخر میں بزم تسلیم ادب کے بانی تسلیم اکرام اور جنرل سیکرٹری سید مصور صلاح الدین نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ جلال پور پیروالا میں دریائے ستلج اور دریائے چناب نے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔
हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेर आब आ चुकी हैं और बड़े पैमाने पर माली नुकसानात हुए हैं। हुकूमत पंजाब आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी रखे हुए है। इस वक्त लोधरा और जलालपुर पीरवाला का ज़मीनी रास्ता मुनक़ते हो चुका है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा इस वक्त जलालपुर पीरवाला में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अब्दुल्ला। जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज और दरिया चनाब के सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। ज़राई ज़मीनें शदीद मुतासिर हो रही हैं और किसानों की साल भर की मेहनत जो है वो पानी में बह गई है। मकामी आबादी को जानी व माली मुश्किलात का सामना है, जबकि हजारों खानदान नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक हुकूमत पंजाब आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए बड़े पैमाने पर रिलीफ ऑपरेशन जारी रखे हुए है। कमरे तरायान 2 कमरे ढह गए, एक कमरा बच्चा कड़े से आज तो 4 दिन पहले ऐलान तक कराया ना भी खाली कर रहे, लेकिन ऐसा बाली साइड दे कर दिया, जनावरी साइड दे कर दी से। इस वक्त जलालपुर पीरवाला और लोधरा के दरमियान जो जमीनी राब्ता है वो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है, जिसकी वजह से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात पेश आ रही है। खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में दरिया चनाब और दरिया सतलुज का जो पानी है वो सबरा और बहादुरपुर के इलाके से होता हुआ लोधरा को टच कर सकता है। जिले इंतजामिया और इमदादी इदारों ने आवाम से अपील की है कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हों और रिलीफ टीमों के साथ तावन करें ताकि किसी भी बड़े साने से बचा जा सके। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। ताहम कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र-आलूद रहने के अलावा शाम और रात के औकात में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। T20 एशिया कप में पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में ओमान को 93 रन से हरा दिया। पाकिस्तान के 160 रन के जवाब में ओमान की टीम 67 रन पर आउट हुई। कौमी टीम अपना दूसरा मैच कल रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। एशिया कप के मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं जीशान कयूम से। दुबई में होने वाले मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 160 रन बनाए। साइम अयूब 0 और साहिबजादा फरहान 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। Big celebration as well. मोहम्मद हारिस ने जारहाना बैटिंग करते हुए 43 गेंदों पर 66 रन की इनिंग्स खेली। उन्होंने 3 छक्के और 7 चौके लगाए। सलमान अली आगा 0, हसन नवाज 9 और मोहम्मद नवाज 19 रन पर आउट हुए। It's picked it up on the offside. Does it carry the fence? It doesn't. Here. Should be taken, is taken. फखर जमान 23 रन पर नॉट आउट रहे। That is brilliant. ओमान की जानिब से शाह फैसल और आमिर कलीम ने 3-3 विकेटें हासिल की। No, it's not. Hangs in the air. Another good catch taken. पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग के बायस ओमान की टीम 16.4 ओवर्स में 67 रन पर आउट हो गई। Oh, bouncer. And he takes the wicket. Well. Oh, big swipe. They've all gone up. Pakistan like this. So does the umpire. ओमान की जानिब से हमाद मिर्जा 27 रन के साथ नुमाया रहे। सिर्फ 3 बैटर्स डबल फिगर तक पहुंचने में कामयाब हुए। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से साइम अयूब, सुफियान मुकीम और फहीम अशरफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह आफरीदी, अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज के हिस्से में 1-1 विकेट आई। जीशान कयूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। Pakistan with a convincing victory, 93 runs. नाज़रीन, एशिया कप T20 टूर्नामेंट में आज भी एक मैच खेला जाएगा। इवेंट के 5वें मैच में श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। अबू धाबी में शेड्यूल मैच शाम
7:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। श्रीलंका का इवेंट में ये पहला मैच है। बांग्लादेश ने अपने पहले मैच में हांगकांग को 7 विकेटों से हराया था। दोनों टीमें अब तक 20 मरतबा T20 इंटरनेशनल्स में मध्य मुकाबिल हुई हैं। श्रीलंका ने 12 जबकि बांग्लादेश ने 8 मैचेस जीते। नाज़रीन, बरतानिया में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी डॉक्टर भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पेश फंड रेजिंग के लिए फैमिली फन डे और क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। रोस्टर कैंट में इवेंट के इनकाद का मकसद पाकिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों के लिए तिब्बी इमदाद और राशन के लिए फंड्स इकट्ठा करना था। क्रिकेट टूर्नामेंट में 4 इलाकाई टीमों ने हिस्सा लिया। एशफोर्ड कलंदर्स ने किंग्स हिल रेंजर्स को हराकर टाइटल अपने नाम किया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर अरशद इकबाल बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिनमें डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, अकाउंटेंट्स और उनके अहले खाना शामिल थे। नौजवानों ने भी फंड रेजिंग में भरपूर हिस्सा लिया। हाउसी कैसल, फेस पेंटिंग, हिना स्टॉल्स, कपड़ों,